हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के वीडियोस को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका मिसिंग नंबर से है और हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जो क्वेश्चन मिसिंग नंबर से पूछे जाते हैं ना, उसमें संख्याओं में आपको लॉजिकल रिलेशन देखना होता है। वह लॉजिकल रिलेशन आपका वर्टिकली भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। तो यहाँ पे किस तरीके का रिलेशन है ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आपको ट्रिपलेट पता हो ना तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट बनता है। यह वास्तव में समकोण त्रिभुज के भुजाओं का माप है। 5, 12, 13, 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है। उसी तरीके से 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको ट्रिपलेट पता हो। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता हो, ट्रिपलेट हम पढ़ा भी चुके हैं, है ना, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम छोड़ देंगे। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता हो, उस केस में इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालिएगा? तो हमें एक चीज़ तो पता चल गया है कि यहाँ संख्याओं का जो रिलेशन है ना, जो लॉजिकल रिलेशन है वो आपका हॉरिजॉन्टली है। तो हम निकालते हैं क्वेश्चन मार्क वाले संख्या का मान, है ना, यही हमें निकालना है। तो हम इन दोनों का रिलेशन इसके साथ देखेंगे। तो 13 और 12 से 5 कैसे लाया जा सकता है? तो देखिए, आप करिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और अंडर रूट करिएगा तो 5 आ जाएगा। करके देख लीजिए। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 माइनस करिएगा, कितना आ जाएगा आपका? 25, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 17 का यहाँ पे क्या करना है आपको? 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर अंडर रूट अगर आप करते हैं ना तो इससे आपका कितना आ जाएगा? 17 का स्क्वायर 289 होता है, 15 का स्क्वायर 225, 289 में से 225 माइनस करिएगा 64, और 64 का वर्गमूल 8। मतलब रूट अंडर 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर रूट अंडर करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे आपका यहाँ वाला वैल्यू आ जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। देखिए, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, 625 में से 576 माइनस करेंगे तो 49 होगा, और 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7 होगा। मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 7 आएगी। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका स्टेटमेंट और एजप्शन से है। कथन और धारणा, या फिर इसको पूर्व धारणा भी बोला जाता है। इसके क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि कथन के को अच्छी तरह से पढ़ना होता है, और फिर हमें यह देखना होता है कि इस कथन में कौन सा धारणा जो है वह अंतर्निहित है, कौन सा धारणा इस कथन में अंतर्निहित है, इस कथन में दिया गया है। तो आप कथन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। देखिएगा क्या बोला है। बोला है बच्चों को विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल करना महत्वपूर्ण है। बोला यहाँ पे क्या गया है कि बच्चों को विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल करना महत्वपूर्ण है। अब इस बात से इस कथन में कौन सा अवधारणा, कौन सा धारणा जो है वह निहित है? तो पहला, नैतिक विकास के लिए विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से ही होता है। नैतिक विकास जो है, बिल्कुल सही बात है, यह चीज जो है आपका इसके अंदर अंतर्निहित है ना। बच्चों को जो है सह पाठ्यक्रम गतिविधि में शामिल करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे बच्चों का नैतिक विकास होता है। तो नंबर 1 आपका इसमें अंतर्निहित है। इस बात को यह लाइन जो है वह सपोर्ट कर रहा है, तो यह हमारा धारणा सही हो जाएगा। दूसरे में चलते हैं। विद्यालय विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बिना प्रवेश नहीं देता। देखिए, यह तो नेगेटिव सेंस में हो गया, है ना, तो यह कभी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल अवधारणा 1 अंतर्निहित है। ध्यान से समझिएगा, यह क्वेश्चन कथन और धारणा का है, कथन और निष्कर्ष का नहीं। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन वह होता तो निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। इसके आधार पर कभी यह निष्कर्ष सही नहीं होगा, क्योंकि निष्कर्ष वह होगा जो निश्चित सत्य होगा। लेकिन धारणा वह होगा जो इस बात का यहाँ जो भी कथन में बोला गया है उसका सपोर्ट करे, उसके पक्ष में बोला जाएगा वह सही होगा, जो इसके विरोध में बोला जाएगा वह क्या होगा? गलत होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है,
तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, यह हमें इस क्वेश्चन में बताना है। अब कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। साल भी आपका अलग अलग है, यहाँ पे क्या है 2018 और यहाँ पे क्या है 2019। तो पहला तो हम साल का विषम दिन निकालेंगे, तो 18 से 19 एक साल का अंतर है और एक साल में एक विषम दिन होता है। एक साल में कितना विषम दिन होता है, एक विषम दिन, क्योंकि एक साल का मतलब 365 दिन और 365 में 7 से भाग करिए। विषम दिन जब भी हमें निकालना होता है तो हम लोग 7 से भाग करते हैं, तो 365 में 7 से भाग करिएगा तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। जैसे हमसे यह पूछा जाए ना कि आज से 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 8 में हम 7 से भाग करेंगे, शेष क्या बचा 1, तो आज से 8 दिन बाद वही दिन होगा जो आज से 1 दिन बाद होगा। आज से 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 16 में 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, शेष कितना आया 2, तो आज से 16 दिन बाद वही दिन होगा जो आज से 2 दिन बाद होगा। 7 के साइकिल को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि हर 7 दिन के बाद दिन आपका वापस वही चला आता है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि वर्ष में देख लीजिए, एक साल का अंतर है तो एक साल में एक विषम दिन, लेकिन लीप वर्ष अगर क्रॉस करेंगे तो 2 विषम दिन। यहाँ तो लीप वर्ष है नहीं, अगर 16 होता 20 होता इनमें से कोई वर्ष होता उसको क्रॉस करते तो हम लोग विषम दिन कितना लेते, साल के लिए 2 लेते, लेकिन यहाँ पे हम 1 लेंगे। ठीक है, चलिए अब साल का मामला आपका क्लियर हो गया। अब हमें इस पॉइंट को नहीं देखना है, 18 से हम लोग 19 में आ गए हैं सिर्फ 1 के वजह से। अब आगे, अब हमें फरवरी से 15 फरवरी से 18 अप्रैल तक जाना है। तो फरवरी में सोचिए जरा सा कि कितना दिन बचा हुआ है, तो फरवरी में 13 दिन और बचा हुआ है, क्योंकि 15 फरवरी तक तो हम लोग आ ही चुके हैं। तो फरवरी 28 दिन का होता है, तो फरवरी में 13 दिन बचा हुआ है। अब मार्च में 31 दिन, तो 31 में 7 से भाग करिए, शेष 3 बचेगा, है ना। जो भी मंथ पूरा हमें लेना है उसके विषम दिन को ही लेंगे। तो मार्च 31 दिनों का होता है, 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, शेष कितना बचेगा 3। मार्च के लिए 3 लिए। अब अप्रैल, तो अप्रैल पूरा अप्रैल नहीं जाना है, हमें कहाँ तक जाना है, 18 अप्रैल तक ही जाना है। 18 बस हो गया, इन सब को जोड़ लीजिए, यहाँ से आपका विषम दिन निकल के सामने आ जाएगा। अच्छा, इसमें से भी जो वैल्यू 7 से कट रहा होगा उसको आप हटा सकते हैं। तो देख लीजिए 18 और 3 21, यह दोनों मिला के कितना होगा 21, यानी कि 7 से अगर इसमें भाग करेंगे तो शेष क्या होगा 0, हटा दीजिए। इस दोनों को मिला के देखिए 13 और 1 14 भी 7 से कट गया है, यानी पूरा वैल्यू 7 से कट गया, तो शेष फाइनल क्या बचा 0, यानी विषम दिन हमारा 0 आया। विषम दिन इस क्वेश्चन में क्या आया 0, और विषम दिन 0 आने का मतलब है कि जो दिन था वही रह जाएगा, यानी कि हमारा आंसर गुरुवार ही रह जाएगा। लेकिन विषम दिन अगर 0 के बदले में 1 आता, 2 आता, 3 आता, मान लीजिए विषम दिन 3 आ गया, तो अब क्या करते, तो अब हम देखते कि कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं कि पीछे। तो देखिए 15 फरवरी 2018 का दिन पता है, 18 अप्रैल 2019 का निकालना है, आगे जाना है। तो जो भी विषम दिन आता उसको हम क्या करते, प्लस करते, तो गुरुवार प्लस 3 आंसर आता। पीछे जाना होता तो गुरुवार माइनस 3 आंसर होता। यहाँ विषम दिन 0 आया है, इसलिए जो आपका दिया है दिन वही दिन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है नीचे दिए गए पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। अगला पद हमें इसमें चुन के बताना है, इस सीरीज में बताना है, और इस सीरीज में आपका मिक्स है नंबर्स भी और लेटर भी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे T है, उसके बाद A है, फिर S है, फिर B है। इसका मतलब यह है ना कि अल्टरनेट में यहाँ 2 सीरीज मिक्स है, जब भी वैल्यू बढ़े फिर घटे, फिर बढ़े फिर घटे, इस तरह से हो तो आप समझ जाइएगा कि इसमें क्या है, आपका 2 सीरीज मिक्स है। तो हम अल्टरनेट में चेक करेंगे। चलिए अल्टरनेट में चेक करते हैं। T का रिलेशन चेक करते हैं S से, S का रिलेशन चेक करते हैं R से, और R का रिलेशन यहाँ वाले से हो जाएगा जिसका वैल्यू हमें बताना है। तो T देखिए, T जो लेटर है अंग्रेजी अल्फाबेट में 20 नंबर पे आता है, तो यह 20 नंबर पे 19, 18, अब 17 नंबर वाला आंसर होगा, यानी कि Q। 17 नंबर पर कौन है, Q। तो कौन से ऑप्शन में Q है, विकल्प A में, तो विकल्प A हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नंबर की बात करें तो देखिए 3, 2 गुना 6, 2 गुना 12, 2 गुना 24, तो 24 इन 24 Q, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब विकल्प A जो है ना, यह हमारा सही आंसर होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यह आपका वेन आरेख से है। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, देखिए हमें बताना है, क्वेश्चन देखिए आप वहां से पढ़िएगा जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए पूछा क्या गया है, जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं, जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं, कबड्डी और फुटबॉल खेलने वाला का संख्या कितना है, Q है। ठीक है, कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं तो वह Q हो जाएगा। और उनका जो सभी तीनों खेल खेलते हैं, और जो सभी तीनों खेल खेलते हैं यही है ना S,
तो Q और S बोला है, उसका संख्या कितना होगा, तो Q प्लस S हो जाएगा। क्या हमें बताना है, जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं, तो कबड्डी और फुटबॉल इसका संख्या कितना है, Q है, और इसके अलावा जो तीनों खेलता है उसका संख्या कितना है, S है। उनका कुल संख्या बताना है, तो Q प्लस S, तो Q प्लस S या S प्लस Q एक ही बात है। तो आंसर हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का, विकल्प सी। नंबर्स ना दे करके यहाँ पे अल्फाबेट दे दिया है, क्या फर्क पड़ता है उससे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। यहाँ पे देखिएगा बोला गया है कि एक निश्चित भाषा में पिन टिन फिन का अर्थ है डिलीशियस रेड फूड। अच्छा, इसको लिख लेते हैं तब ज़्यादा अच्छा तरह से क्लियर होगा, है ना। पिन, पिन के बाद क्या है, टिन, और उसके बाद क्या है, फिन। अच्छा, इसका मतलब क्या दे रखा है, इसका मतलब दे रखा है आपका डिलीशियस रेड फूड, डिलीशियस, ठीक है, रेड फूड, डिलीशियस रेड फूड इसका मतलब दे रखा है। आगे चलिए, दूसरा क्या है आपका, टाई डिप सिग, टाई TIE, इसके बाद है डिप और इसके बाद है सिग। इसका मतलब देख लीजिए, यह कोड दिया गया है, किसका कोड दिया है, यह है आपका ब्यूटीफुल येलो रोज, ब्यूटीफुल येलो रोज का यह कोड आपका दिया है, ब्यूटीफुल येलो रोज का। और एक और कोड आपका दे रखा है, एक और कोड दे रखा है, किसका कोड दिया है, सिग पैन फिन, सिग पैन और फिन, सिग पैन और फिन। और यह कोड किसका दिया है, यह कोड आपका दिया है रोज एंड फूड का, रोज एंड फूड, रोज एंड फूड का यह कोड आपका दे रखा है। चलिए, तो बस हम लोग क्वेश्चन अभी लिखे हैं। अब देखिए हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है इसके बेसिस पर कि फूड के लिए कौन सा सही है। फूड का कोड हमें बताना है, किसका कोड बताना है, फूड का। तो आप देखिए कि इस तीनों में से फूड किस में है, यहाँ पे है, यहाँ पे देखो फूड है। तो फूड जो है इसके अलावा और कहाँ पे है, इसके अलावा फूड और कहाँ पे है, तो इसमें है, इसके अलावा इसमें है, इन दो जगह पे फूड है। और इस दोनों में फूड के अलावा और कुछ कॉमन है, तो देख लीजिए यहाँ फूड है, रेड यहाँ पे है, यहाँ रेड नहीं है, डिलीशियस यहाँ पे है, डिलीशियस यहाँ पे नहीं है। इस दोनों में केवल फूड कॉमन है। इसका मतलब इस दोनों के कोड में भी, इस दोनों के कोड में भी एक कोड कॉमन होगा। तो देखिए जरा सा कौन सा कोड कॉमन है, तो फिन को देख लीजिए, फिन यहाँ भी है और फिन यहाँ भी है। तो अब तो क्लियर हो चुका है कि फूड का कोड क्या होगा, फिन होगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है और अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से मिसिंग नंबर का है। हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि 12, 18 के साथ जो रिलेशन 80 का है, 16 और 7 से जिस तरीके से 207 बना है, उसी तरीके से 25 और 21 से कौन सी संख्या बनेगी। अब ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिएगा कैसे रिलेशन आपका यहाँ पे निकाला गया है, 12 और 8 से 80 है ना, तो एक बार इस दोनों को जोड़िए, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दोनों को जोड़िए और एक बार दोनों को घटाइए, तो 12, 8 में डिफरेंस कितना का, 4 का। और इस दोनों को गुना करिए, यहाँ वाला वैल्यू आ जाएगा 20 चौके 80। इस दोनों के योग में इस दोनों के अंतर से गुना। उसी तरीके से इस दोनों का योग निकालिए, तो इस दोनों का योग कितना हो जाएगा, 16 और 7 23 हो जाएगा। और अंतर कितना का होगा, 16 माइनस 7 9 का हो जाएगा। दोनों का गुणनफल क्या होगा, 23 नमा 207। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको करना है, इस दोनों का योग निकालिए, तो 25 और 21 46। इस दोनों का अंतर निकालिए 4 और 46 गुना 4 करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 46 गुने 4 करिएगा तो वही ऑप्शन आंसर होगा जिसके लास्ट में 4 होगा। 46 गुने 4 184 हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। हमें इसमें बताना है कि निम्न अनुक्रम में से उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके ठीक पहले प्रतीक का मतलब सिंबल है, परंतु ठीक बाद में संख्या नहीं है ना। ऐसे कितनी संख्या, ऐसे कितने अक्षर है, अक्षरों की संख्या बताना है। ऐसे कितने अक्षर है, अक्षर कहने का मतलब कि अल्फाबेट, अक्षर कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, लेटर होगा, अल्फाबेट होगा। तो अक्षरों की संख्या बताना है जिनके ठीक पहले प्रतीक यानी जिनके ठीक पहले सिंबल है लेकिन बाद में संख्या नहीं होना चाहिए। हमें क्या पता करना है, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले तो सिंबल है लेकिन बाद में संख्या नहीं है। तो इसको देखिए, एम को, इस लेटर को देखिए, इस अक्षर को देखिए, इसके ठीक पहले सिंबल है, बाद में संख्या नहीं है। इस लेटर को देखिए, इसके ठीक पहले सिंबल है, बाद में संख्या नहीं है।
इसके देख लीजिए, इसके बाद में संख्या है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसके बाद भी संख्या है, यह हमारा आंसर नहीं होगा, इसके पहले सिंबल नहीं है, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा, इसके पहले सिंबल नहीं है और बाद में संख्या भी है, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा, इसके पहले सिंबल नहीं है, यह भी नहीं होगा, इसके पहले सिंबल नहीं है, यह भी, इसके पहले सिंबल है और बाद में संख्या है, पहले सिंबल है और बाद में संख्या, यह भी नहीं होगा। क्या चुनना था? वैसे लेटर को चुनना था, वैसे अल्फाबेट को चुनना था जिसके पहले सिंबल और बाद में संख्या नहीं होना चाहिए। तो ऐसा केवल M और A है, यानी ऐसे अक्षरों का संख्या कितना है? ऐसे अक्षरों का संख्या 2 है। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर अपना आंसर आप निकालिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष से है, सिलॉक्स का यह क्वेश्चन है। देखिएगा क्या बोला गया है, बोला है कोई बिल्ली शेर नहीं है। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? कोई बिल्ली शेर नहीं है, तो यहाँ पे बना दिए बिल्ली, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बना दिए? बिल्ली बना दिए। और बिल्ली के बारे में हमें क्या करना है? यह शेर नहीं है, तो पूरे बिल्ली के भाग को रेखांकित करिए और आप लिखिए कि भाई रेखांकित भाग जो भी है ना वह शेर नहीं है। रेखांकित भाग क्या नहीं है? शेर नहीं है। हमेशा जो नेगेटिव हो उसको भी आप अलग से उल्लेख करिए, तभी जाकर के क्वेश्चन का आंसर आप सटीक निकाल पाइएगा। क्या करते हैं कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन में? कथन के हिसाब से वेन डायग्राम बनाते हैं और वेन डायग्राम के आधार पे हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। पहला कथन क्या है? कोई भी बिल्ली शेर नहीं है, तो इस तरीके से वेन डायग्राम हमारा बनेगा। जो नहीं होगा उसको भी स्पष्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्ली अलग बना लीजिए शेर अलग बना लीजिए। बिल्ली और शेर अलग अलग आएगा तो दोनों में संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एग्जैक्टली रिलेशन आप नहीं निकाल पाओगे। इसलिए जो कुछ भी होगा आप कंप्लीटली यहाँ पे बना लीजिएगा। अगला, सभी शेर राजसी जीव है। सभी शेर अब अलग बनेगा, जो भी शेर है ना सभी शेर राजसी जीव है, तो शेर किसके अंदर आएगा? राजसी जीव के अंदर आएगा। सभी शेर जो है वह आपका राजसी जीव है। सभी का वेन डायग्राम तो ऐसे ही बनता है। अब चलिए वेन डायग्राम हम लोग बना चुके हैं, अब निकालेंगे निष्कर्ष। और ध्यान रहे निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। निष्कर्ष वह होगा जो निश्चित सत्य होगा। निष्कर्ष किसके आधार पर निकालेंगे? इसके बेसिस पर, क्योंकि कथन के आधार पे तो वेन डायग्राम बना लिए हैं ताकि निष्कर्ष निकालने में गलती ना हो। और अब निष्कर्ष, सभी राजसी जीव शेर है। सभी राजसी जीव शेर कब होता? जब राजसी जीव के ऊपर से शेर आता, यानी पहला निष्कर्ष तो हमारा गलत हो गया। देख लीजिए भाई, वेन डायग्राम के आधार पे पहला निष्कर्ष क्या होगा? गलत। बोला है सभी राजसी जीव शेर है, तो सभी राजसी जीव शेर कब होता? जब अंदर में राजसी जीव और ऊपर से शेर होता, तो ऐसा तो है नहीं, तो पहला आपका निष्कर्ष गलत। दूसरा, कुछ राजसी जीव शेर है। कुछ राजसी जीव, अब यह पूरा का पूरा राजसी जीव है, इसका कुछ भाग तो शेर है ही, पूरा का पूरा राजसी जीव है, इसी का ना कुछ भाग शेर है, तो दूसरा निष्कर्ष जो है वो आपका सही है। और तीसरा, कोई भी राजसी जीव बिल्ली नहीं है। कोई भी राजसी जीव बिल्ली नहीं है, तो राजसी जीव देख लीजिए अलग है, बिल्ली अलग है, दोनों में एग्जैक्टली क्या रिलेशन है हमें नहीं पता है, तो फिर दोनों के विषय में ना तो हम पॉजिटिव कुछ कह सकते हैं ना तो नेगेटिव कुछ कह सकते हैं। इसलिए हमारा आंसर जो है निष्कर्ष 3 जो है वह भी आपका गलत हो जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। और अगर दोनों फिगर आप अलग अलग बनाए हैं और इसके हिसाब से नेगेटिव तय करते तो यह निष्कर्ष आपका सही हो जाता। ध्यान रहे, इसलिए नेगेटिव वाला को आपको अलग से स्पष्ट करना है। यहाँ क्या बोला है? कोई भी राजसी जीव बिल्ली नहीं है, तो नेगेटिव केवल एक ही चीज है, शेर नहीं है। कौन? जो बिल्ली है वह शेर नहीं है, बाकी कोई भी नहीं है या है इसके बारे में एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। ध्यान रहे, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। ठीक है, निष्कर्ष वह होगा जो निश्चित सत्य होगा। अवधारणा, धारणा, पूर्व धारणा वह होता है जिसके होने की पॉसिबिलिटी हो, है ना। जो 1% भी सही होगा वह आपका अवधारणा सही होगा। लेकिन निष्कर्ष वह होगा जो निश्चित सत्य होगा, जो 100% सत्य होगा, है ना। जिसमें 1% भी डाउट होगा, थोड़ा सा भी डाउट होगा, तो वह निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग कथन को पढ़ते हैं। बोला क्या गया है? मृणाल के एक मित्र ने कहा कि मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार था। मृणाल का एक मित्र क्या बोला है? बोला है कि मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार था। अब इसके बेसिस पर देखो निष्कर्ष क्या निकलता है। मृणाल चिड़ियाघर गया था, यह बात तो बिल्कुल सही है, तभी तो इसका मित्र बोला है
कि चिड़ियाघर में जो समय बिताया गया वह शानदार था, मतलब चिड़ियाघर गया होगा तभी तो वहां समय बिताया होगा। तो पहला निष्कर्ष सही है इसके बेसिस पर। दूसरा, मित्र एक जीव विज्ञानी है। अब ऐसा तो कहीं कुछ दिया नहीं है कि मित्र क्या है, मित्र का पेशा क्या है, कुछ दे नहीं रखा है, तो अपने मन से हम लोग थोड़े कह सकते हैं कि जीव विज्ञानी है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से कथन और निष्कर्ष का ही है। बोला क्या गया है कि एक कोट है, एक विचार क्या कहता है कि समान पंखों वाले पक्षी समुदाय में साथ रहते हैं। एक विचार है, एक कोटेशन है किसी का। कोटेशन में क्या कहा गया है कि समान पंखों वाले पक्षी समुदाय में साथ रखते हैं, है ना। एक समुदाय में रहता है, एक कम्युनिटी में रहता है कौन, समान पंखों वाले पक्षी। अच्छा, इससे क्या अभिप्राय निकलता है, तो पहला निष्कर्ष देखिए क्या है, समान नजरिया रखने वाले लोग लंबे समय तक साथ रह सकते हैं। इससे तो यही बात आपका निकलता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रह सकते हैं यानी पॉसिबिलिटी की बात किया है, 100% नहीं बोला है ना। हो सकता है, अगर बोला जाए मौसम को देखते हुए कि बारिश हो सकती है, ठीक है, बारिश होगी, यह बात आपका गलत हो सकता है, यह निष्कर्ष आपका गलत हो सकता है, लेकिन हो सकती है यह निष्कर्ष आपका क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे वही बोला है कि समान नजरिया रखने वाले लोग लंबे समय तक साथ रह सकते हैं। इसके आधार पर, इस कोटेशन के आधार पर तो यह निकलता है, क्योंकि समान पंखों वाले पक्षी क्या है आपका, समुदाय में रहते हैं। तो इसके कहने का अभिप्राय, तो कोटेशन है, तो इसके कहने का अभिप्राय यह भी निकलता है कि समान विचार वाले जो लोग हैं, समान नजरिया रखने वाले लोग जो हैं, वह समान लंबे समय तक एक साथ रह सकते हैं। दूसरा, चुज्जों को एक ही रंग से रंग देना चाहिए। भाई ऐसा तो कुछ स्पष्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प डी होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। हमें इस क्वेश्चन में फिर से बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, है ना। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, देखते हैं, है ना। छोटी वैल्यू से हमेशा बड़ी वैल्यू की ओर देखिएगा। 84 बनाइए इस दोनों की मदद से, तो 12 और 14 का आधा, इसका आधा से गुना करिए, 12 गुने 14 का आधा, तो 12 सते 84। 9 में 18 के आधा से गुना करिए, 9 गुना 9 81 हो जाएगा। उसी तरह से 11 में कितना से गुना करेंगे, 88 होगा, 8 से, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 16, क्योंकि 11 में इसके आधा से गुना करने पर इतना आना चाहिए, क्योंकि इसमें इसके आधा से गुना करने पर इतना आया है, इसमें इसके आधा से गुना करने पर इतना आया है। तो उसी तरह से 11 में इसके आधा से गुना करने पर 88 आना चाहिए, तो 11 8 88 होता है, मतलब यहाँ पे 16 हमें लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, विकल्प डी वाला नंबर आपका आ जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन एक बार फिर से सीरीज का है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखते हैं, पहले नंबर्स को देखते हैं। नंबर्स देखिए, सबसे पहले 100, उसके बाद 81, उसके बाद अगला क्या होगा। तो गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यह सब स्क्वायर नंबर है, 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर होगा। तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64। तो जिस ऑप्शन में 64 नहीं है उस ऑप्शन को आप हटा दीजिए, हमारा आंसर तो वही होगा जिसमें 64 है। अब लेटर को चेक करिए। लेटर देखिए, n 14 नंबर पे होता है और k 11 नंबर पे, तो -3 किया गया है। n 14 नंबर पे और k 11 नंबर पे, तो -3 किया गया है। तो फिर से हम -3 करके देखते हैं। तो k आपका कितना नंबर पे होता है, k होता है 11 - 3 कितना होगा, 8। 8 नंबर पे कौन सा लेटर, h, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो विकल्प सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, h 64, ठीक है। h क्या होगा, अच्छा 64, हाँ जी, h क्या होगा, h 64 हमारा आंसर। 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर ही करेंगे, लेटर h आएगा 8 का स्क्वायर, यानी कि h 64 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का है। चलिए देखिए, डायरेक्शन के क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दिशा जो होता है हम लोग किस तरीके से लेते हैं, तो हमेशा दाहिने हाथ की तरफ आपको लेना है पूरब दिशा, ठीक है, और बाएं हाथ की तरफ आपको लेना है पश्चिम दिशा। क्लियर। ऊपर में आपको लेना है उत्तर दिशा और नीचे में आपको लेना है दक्षिण दिशा। यह चीज़ क्लियर है। अब कोई व्यक्ति पूरा 90 डिग्री पे चलेगा तो वह इन्हीं चारों में से किसी दिशा में चलेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन, मान लीजिए कि इस दिशा में कोई व्यक्ति चल रहा है तो पूरा 90 डिग्री पे चल रहा है, तो इस दिशा में चलेगा तो दाहिने हाथ की तरफ चला है यानी पूरब चलेगा। अगर पर्सन इस दिशा में चले यानी पश्चिम की ओर चला है, पूरा स्ट्रेट ऊपर की ओर चलेगा यानी उत्तर दिशा में। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसे चले, तिरछा चले,
इसका मतलब है कि वह पक्का मेन डायरेक्शन में नहीं होगा, वह सब डायरेक्शन में होगा। तो अब यह कौन सा डायरेक्शन है सोचिए जरा सा, तो इसको गौर से देखिए कि यह डायरेक्शन ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर। तो सर यह तो ऊपर की ओर जा रहा है, यह चीज तो कंफर्म है, तो ऊपर की ओर यानी उत्तर। और अब देखिए कि बाएं हाथ की तरफ कि दाएं हाथ की तरफ, इस डायरेक्शन को गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि ऊपर की ओर भी है और बाएं हाथ की तरफ भी है। तो ऊपर की ओर होने की वजह से उत्तर और बाएं हाथ की तरफ होने की वजह से पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम हमारा आंसर होगा। कहने का यह मतलब है कि जब भी तिरछा चले तो आप समझ जाइएगा कि यह आपका सब डायरेक्शन है। जैसे कोई पर्सन ऐसे चल रहा है तो यह कौन सा दिशा होगा, इन चारों में से तो कोई नहीं होगा, यह पक्का सब डायरेक्शन होगा। अब ऊपर की ओर चला है तो उत्तर, और साथ में देख लीजिए दाहिने हाथ की तरफ तो पूरब, तो उत्तर पूरब दिशा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, काजल अपने घर से दक्षिण में 25 मीटर, दक्षिण में यानी कि नीचे की ओर कितना मीटर, 25 मीटर, दक्षिण में 25 मीटर चला है। थोड़ा और दूर कर लेते, चलिए यहाँ कर लेते 25 मीटर। यह आपका यहाँ पे घर है, यहाँ से जो है चलना शुरू की है, काजल का यह घर है, यहाँ से काजल चलना शुरू की है। पहले 25 मीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण कहाँ है, नीचे। उसके बाद देखिए बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर। अब बाएं कैसे मुड़े, अगर मोड़ने में दिक्कत होता है तो अपना दोनों हाथ इस तरीके से रखिए, बाएं बोले तो बाएं हाथ की तरफ, दाएं बोले तो दाएं हाथ की तरफ। ठीक है, अब बायां, और वैसे भी बायां बोला जाता है ना तो घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोग घुमाते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो यह घड़ी का विपरीत दिशा है। तो बाएं मुड़ी और कितना चली है, 10 मीटर चली है। ठीक है, आगे चलिए। अब बोला है फिर उत्तर की ओर मुड़ी और 20 मीटर। अब यहां से उत्तर की ओर मुड़िए, यानी ऊपर की ओर मुड़ी और 20 मीटर, उत्तर की ओर मुड़ी और 20 मीटर चली। अब 20 मीटर ही चली है तो यह दूरी 25 है, तो 20 मीटर तो इससे कम ही होगा ना। चलिए, इसका मतलब है कि यह 20 उत्तर की ओर मुड़ी और 20 मीटर चली, मतलब यहां तक आई है। अब फिर वह अपने घर की ओर चलने लगी। अब यह अपने घर की ओर चलने लगी तो यहां से अपने घर की ओर तो इसी डायरेक्शन में चलेगी ना, अपने घर की ओर चलने लगी तो यहां से अपने घर की ओर चलेगी तो इसी डायरेक्शन में चलेगी। तो हमें वह बताना है अब कि अब वह किस दिशा में चल रही है, यह दिशा हमें बताना है कि किस दिशा में चल रही है। तो गौर से देखिए कि यह कौन सा दिशा है, यह तो पक्का सब डायरेक्शन है, नहीं तो ऊपर की ओर है तो उत्तर होगा। और देखिए बाएं हाथ की तरफ कि दाएं हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ, तो बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा है, पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में अब यह चलने लगी है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। अब वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने लगी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, ब्लड रिलेशन से यह क्वेश्चन है। ऋषि ने एक लड़के का परिचय कराया। परिचय कैसे कराया है, बोला है उसके चाचा के पिता की इकलौती बेटी है ना। ऋषि ने एक लड़के का परिचय उसके चाचा के पिता, चाचा के पिता यानी दादाजी है ना, पिता के पिता या चाचा के पिता दोनों का मतलब दादाजी। तो चाचा के पिता यानी दादाजी की इकलौती बेटी यानी बुआ के पुत्र के रूप में, यानी बुआ के पुत्र के रूप में कराया है, बुआ के पुत्र के रूप में कराया है। तो वह लड़का ऋषि का क्या है, वह लड़का ऋषि का बुआ का पुत्र है, यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बुआ का पुत्र है तो भाई ही होगा ना। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का भाई हो जाएगा। कजन इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, चचेरा ममेरा फुफेरा भाई के लिए क्या प्रयोग करते, कजन। तो ऑप्शन में अगर कजन होता तो उसको हम लोग चुनते। ठीक है, चलिए तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।